हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल कैन गाइड डायरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ देयर एक्शन इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस में है करियर प्लानिंग, करियर एनालिसिस, करियर मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबाव। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग या करियर एनालिसिस क्यों नहीं है? देखो, करियर प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग प्लान करते हैं, जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ है, स्किल्स है, उसके हिसाब से हम लोग अपना करियर चूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने करियर चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों को आईटी इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो हम लोगों को उस आईटी इंजीनियर के लिए क्या क्या प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम लोग हमारा जो गोल है वो अचीव कर पाए, हम आईटी इंजीनियर बन पाए। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, हम एनालाइज करते हैं अपनी कैपेबिलिटी, स्किल्स, हम प्लानिंग करते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती है? मैनेजमेंट में। सो दैट इज़ करियर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल कैन गाइड डायरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ देयर एक्शन इज कॉल्ड करियर मैनेजमेंट। तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। किसको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए राव एंड अब्राहम, बी रॉबर्ट कैपलन एंड डेविड नॉर्टन, या सी रॉबर्ट ओवन, या डी नन ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट ओवन, जिसको हम लोग फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में बोलते हैं, इन्होंने 8 आवर्स शिफ्ट का भी इंट्रोड्यूस किया था कि भाई जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे के होने चाहिए। ठीक है, प्लस इन्होंने और क्या चीज़ बोलते हैं, और क्या चीज़ बोली है इन्होंने कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर इज़ कंसिडर्ड एज फादर, और जो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको वो लोग एज अ चाइल्ड उन्होंने ट्रीट किया है। तो वो कहना इसके पीछे ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा, अगर वो फादर है तो वो अपने चाइल्ड को बेस्ट से बेस्ट कंडीशंस देगा। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट देगा काम करने के लिए। तो हमेशा वर्किंग कंडीशन और वर्किंग एनवायरनमेंट एकदम अच्छा होना चाहिए जो सूटेबल हो एम्प्लॉयज़ के लिए। सो यहाँ पर आंसर वुड बी रॉबर्ट ओवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ द करियर एंकर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। किसने इंट्रोड्यूस किया था करियर एंकर्स का कंसेप्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। एडगर शीट ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और करियर एंकर्स मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है? करियर एंकर्स एक टाइप के मोटिवेटर्स हैं, ठीक है, ड्राइवर्स हैं, जिससे हम लोग अपना करियर जो है वो चूज़, मतलब हमें जो एक बेसिक मोटिवेशन चाहिए ना कि हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि मैं एक अच्छी लीडर बन सकती हूँ, ठीक है, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मेरे में डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं एक मैनेजमेंट जॉब की तरफ जा सकती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स बढ़िया है तो आप कोई एक टेक्निकल जॉब में जा सकते हो। सो दैट वे। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं करियर एंकर्स। तो यहाँ पर ये टॉपिक या फिर ये जो वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? एडगर शीन ने। तो यहाँ पे आंसर वुड बी ऑप्शन ए। Now the next question is a group of workers who do the same or similar work, who meet regularly to solve, analyze and discuss work related problems. It consists of minimum 3 and maximum 12 members. These are dash. तो ये एक क्वालिटी सर्कल है, ठीक है, जहाँ पर 12 मेंबर्स, 3 से लेकर 12, मैक्सिमम 12 मेंबर्स तक वहाँ पर वो सारे एक सर्कल में या एक ग्रुप डिसीजन टाइप, ग्रुप मीटिंग टाइप कुछ होता है। ठीक है, वहाँ पर दे डिस्कस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये लोग रेगुलरली मिलते हैं, ये एनालाइज करते हैं, मतलब वन टाइप ऑफ एक मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है इसमें, है ना, कि भाई हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, किसी को पर्सनल ग्रोथ, किसी का डेवलपमेंट की बातें होती है यहाँ पर, है ना। तो हर एक बंदा अपने अपने पर्सनल ग्रोथ पे यहाँ पर कंसंट्रेट करता है और यहाँ पर मोटिवेशन भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो ये होते हैं क्वालिटी सर्कल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ओरिजिनली डिस्क्राइब क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल तो हमने समझ लिया कि क्या है, बट इसको, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, किसने बताया इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल किसने बताया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडवर्ड डेमिंग ने। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। अब यहाँ पर इन्होंने ये कब बताया इसके बारे में? 1950 में।
ठीक है। एडवर्ड डेमिंग ने 1950 में क्वालिटी सर्कल का डिस्क्रिप्शन दिया था, इसके बारे में बताया था। और इसको बाद में इशिकावा जी ने जापान से लेके बाकी सारे पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपैंड किया। किसने एक्सपैंड किया? अगर एक्सपेंशन किसने किया है वो पूछेंगे तो इशिकावा, और ओरिजिनली किसने डिस्क्राइब किया है तो वो एडवर्ड डेमिंग। अब एक्सपैंड इन लोग इशिकावा जी ने एक्सपैंड किया, इसलिए इनको ही फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल भी बोला जाता है। ओरिजिनली एडवर्ड डेमिंग ने किया, बट उनको फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल नहीं बोल रहे हैं। फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल किसको दिया जा रहा है? इशिकावा जी को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल पूछा है तब भी इशिकावा याद रखना है। और इशिकावा ने ये एक्सपेंशन कौन से ईयर में शुरू किया था? ईयर 1959 में, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर। Now the next question is the balance scorecard concept was introduced in कौन से ईयर में बैलेंस स्कोर कार्ड कंसेप्ट आया था? ईयर 1992। बी वुड बी द आंसर। और किसने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था? मिस्टर डेविड नॉर्टन एंड रॉबर्ट कैप्लन ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। Now the next question is an organization secretly tries to lure employees of another organization is called dash। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को सीक्रेटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम पोचिंग, ठीक है। और ये पोचिंग जो है ये अनएथिकल अप्रोच है ना, ये एथिकल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म के जो बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको टारगेट करती है, ठीक है। ये उनको सीक्रेटली कांटेक्ट करती है, उनको अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स, अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस देने की कोशिश करती है ताकि उनके जो बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले सके और अपना बेस्ट और प्रॉफिट और प्रोडक्शन और सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पोचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर। Now the next question is when a process changes in a re-engineering program, then of the concerned employees dash of the concerned employees also changes। अगर हम अपनी जो core business processes है उसको चेंज कर रहे हैं, है ना, री इंजीनियरिंग हो रहा है प्रोग्राम का, रीडिज़ाइनिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे एम्प्लॉय का क्या चेंज हो जाएगा? क्या डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी? नहीं, डेजिग्नेशन सेम रहेगी, तो ए ऑप्शन नहीं है। क्वालिफ़िकेशन चेंज हो सकता है क्या? नहीं, क्वालिफ़िकेशन भी चेंज नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस भी चेंज नहीं हो सकता। तो क्या चेंज हो सकता है एम्प्लॉयज़ का? जॉब प्रोफाइल। येस, ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, उसकी जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो शफल करते हैं ताकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट आउटपुट या बेस्ट रिजल्ट दे सकें रीडिज़ाइनिंग के बाद, री इंजीनियरिंग के बाद, ठीक है। तो क्या चेंज होगा एम्प्लॉय का? जॉब प्रोफाइल वुड बी चेंज। तो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वॉज गिवन बाय whom। किसने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का कंसेप्ट दिया है? तो ये दिया है कर्ट लेविन ने, ठीक है। हमेशा याद रखो, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का कंसेप्ट दिया है कर्ट लेविन ने। इसको हम लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, MDT, है ना। अगर पूछा जाए मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्या है तो दैट इज़ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? मिस्टर कर्ट लेविन। ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर। इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोला जाता है। यहाँ पे वेरियस ग्रुप्स बनकर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें इंटरेक्ट होता है। वहाँ पर वो लोग अपने पर्सनल ट्रेट्स या किसी कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करने की यहाँ पर बातें करते हैं, जिससे वो लोग जो एक कॉमन गोल है उसको कॉमन ऑब्जेक्टिव को टाइमली अचीव कर पाएँ, है ना। उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो करियर है वो टाइमली बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में आती हैं और इसको इंट्रोड्यूस किया था कर्ट लेविन ने। Okay, now the next question is fishbone analysis as a tool of quality circle was introduced by। fishbone analysis किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिस्टर इशिकावा ने। यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर आएगा। तो हम समझते हैं कि फिशबोन एनालिसिस क्या होता है। फिशबोन एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
कोई भी प्रॉब्लम अगर अकर हो रहा है तो उसके क्या कॉज हैं, ठीक है, उसका लास्ट में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है हमारी ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई है ना, क्या कॉज है इसके पीछे, क्या पॉसिबल इसके कॉज है और क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो इसको हम लोग फिश बोन एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा मिस्टर इशिकावा, ऑप्शन डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is to calculate the need for manpower on the basis of average labor turnover due to leave, retirement, death, transfer, discharge, etc. is known as dash। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पर हम लोग मैन पावर की नीड को कैलकुलेट करते हैं और इस ड्यू टू टर्नओवर, ड्यू टू लीव, ड्यू टू डेथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर देखते हैं, workforce analysis, option B would be the correct answer here. Now the next question is the operating functions of a human resource manager means operating functions, इसको हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, हमें पूछा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू एडवाइज ऑन मैटर रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर एडवाइस दे सकते हैं। ऑप्शन बी इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ज़रूरी नहीं है कि हर HR मैनेजर ये सारी चीज़ें फॉलो करे, है ना, ये पूरा स्टेप्स फॉलो करे, ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करे। और यहाँ पे ऑप्शन सी है टू परफॉर्म ड्यूटीज़ विच आर एंट्रस्टेड टू द पर्सनल डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ पर्सनल मैनेजर। यस, बिल्कुल, तो ये जो भी सारी ड्यूटीज़ हैं वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं किसके सुपरविजन में, पर्सनल मैनेजर के सुपरविजन में। तो यहाँ पर बोथ ए और सी दोनों इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। Now the next question is HRD matrix was conceptualized by whom? किसने HRD मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था? तो यहाँ पे आंसर है मिस्टर TV राव। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। हमें याद रखना है TV राव जी ने HRD मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ HRD। हमें बताना है यहाँ से कौन सा एक फंक्शन नहीं है HRD का। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बिल्कुल ये फंक्शन है HRD का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी HRD का एक फंक्शन है। करियर डेवलपमेंट भी एक HRD का फंक्शन है। बट करियर एम्पावरमेंट नहीं, करियर एम्पावरमेंट का बिल्कुल भी कोई फंक्शन यहाँ पर HRD में हमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वुड बी दी answer. Now the next question is first impression in a performance appraisal bias denotes। ये हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो में किया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन इज रिलेटेड टू प्राइमरी इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। और बाकी ये हालो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट है ना, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी दूसरे वीडियो में, तो उसको भी चेकआउट करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स।